हाँ, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आज आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की समस्याग्रस्त मृदाएं, इंग्लिश में प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएचयू तथा यूपी कैडेट की दृष्टि से। इसमें यूजी चाहे पीजी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत की समस्यागत मृदाएं मीन्स प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ये समस्यागत मृदाएं होती क्या है। पहले हम देखेंगे कि समस्यागत मृदाओं का मीनिंग क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ऐसी मृदाएं जिसमें सोडियम लवणों की अधिकता तथा जल भराव के कारण उनकी या उन क्रॉप की वृद्धि सामान्य रूप से नहीं होती है, तो उसे हम समस्यागत मृदाएं कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल या समस्यागत मृदाओं में कुछ न कुछ कमी होती है, जिसके कारण क्रॉप्स हमारी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो उनको सुधार करने की जरूरत होती है। तो अब हम देखेंगे भारत की समस्यागत मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। समस्यागत मृदाएं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है एक बार देखेंगे हम। नंबर 1 अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा जिसको हम एसिड सॉइल बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड सॉइल। दूसरी कैटेगरी हमारी है लवणीय मृदा जिसको हम सैलाइन सॉइल बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी है क्षारीय मृदा जिसको हम एल्कली सॉइल बोलते हैं। चौथी कैटेगरी एक और है जिसको लवणीय क्षारीय मृदा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सैलाइन एल्कलाइन सॉइल भी बोला जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की हम जब बात करते हैं समस्यागत मृदाओं का वर्गीकरण, तो 4 इसमें वर्गीकरण आते हैं। नंबर 1 अम्लीय मृदा, सेकंड लवणीय मृदा, थर्ड क्षारीय मृदा एंड लास्ट 4th इज लवणीय क्षारीय मृदा। अब एक एक के बारे में हम देखेंगे क्या होता है, उनका मीनिंग और उसका सुधार। तो अम्लीय मृदा जो होती हैं उनका पीएच, ऐसी सॉइल जिनका पीएच 5.5 होता है उन्हें हम अम्लीय मृदा कहते हैं। कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय मृदाओं का पीएच कितना होता है। अगर डेफिनेशन ऑफ एसिड सॉइल कहें तो 5.5 पीएच वाली मृदा को टिपिकली एसिड सॉइल बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 से अगर कम है तो एसिड बोला जाता है, अगर 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन बोला जाता है, अगर 7 ही है तो उसे न्यूट्रल बोला जाता है। तो वो एक पीएच पैमाने का स्केल है जहां से हम अम्लीय और क्षारीय मृदा का जो है बताते हैं कि अम्लीय है क्षारीय। लेकिन अगर एग्जैक्ट पीएच पूछा जाता है एसिड सॉइल का पीएच क्या है, तो आपको टिक करना है 5.5। अब अम्लीय मृदाएं जिनका पीएच 5.5 होता है, इनमें किन तत्वों की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो आप सब लोग जानते हैं H+ एंड एल्युमिनियम 3+, मतलब हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन की अधिकता अम्लीय मृदाओं में पाई जाती है। अच्छा, अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल या इस एरिया कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आसाम हुआ, मणिपुर हुआ और हमारा त्रिपुरा हुआ। ये कुछ स्टेट हैं जहां अम्लीय मृदाओं का क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे सोडियम, कुछ इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे सोडियम विनिमय प्रतिशत। सोडियम विनिमय प्रतिशत की मात्रा अम्लीय मृदा में कितनी होती है, तो वो हमारा हो जाएगा लेस देन 15%। उसके बाद सोडियम अवशोषण
प्रतिशत सोडियम अवशोषण प्रतिशत या अनुपात सोडियम अवशोषण अनुपात, यहाँ पर अनुपात कर लें, अनुपात वो जो हमारा होता है लेस देन 13% होता है। उसके बाद विद्युत चालकता की बात करें, विद्युत चालकता जिसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, शॉर्ट में एसी बोलते हैं, जिसकी यूनिट डीएस पर मीटर होती है। तो ये जो होती है ये हमारी इसमें मोर देन 4 डीएस पर मीटर होती है। उसके बाद पीएच की हम अगर बात कर लें तो जो पीएच इसका होता है वो लेस देन 8.5 होता है। 8.5 एक ऐसा डिवाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है एसिड सॉइल है कि अल्कलाइन सॉइल है। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक फीचर हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा सोडियम विनिमय प्रतिशत कितना होता है अम्लीय मृदा का, तो आपको बताना है 15% से कम होता है। सोडियम अवशोषण अनुपात बताना है तो 13% से कम होता है। विद्युत चालकता जो होती है वो हमारी 4% से ज्यादा होती है, और जो पीएच होता है वो हमारा 8.5 से या 8.5 से कम होता है। तो इसको याद करने का एक सीधा सा आपको ट्रिक बताता हूँ जो सामने आपको दिख रहा है कि मतलब इसमें एक चीज याद कर लीजिए, विद्युत चालकता जिसको हम ईसी बोलते हैं वो हमारी 4 डिजिट जो है वो उससे ज्यादा है, मतलब मोर देन 4 है। बाकी के सारे फैक्टर हमारे लेस देन में है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ईसी है वो 4 से ज्यादा है और बाकी वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमारे लेस में या कम में जाते हैं। तो ये हमारी रही अम्लीय मृदा। उसके बाद अब हम देखेंगे लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा दूसरा हमारा ग्रुप है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा इसको बोलते हैं सलाइन सॉइल। देखो सलाइन सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी सॉइल है भारत की जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो लवणीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जिसको हम सोडियम विनिमय प्रतिशत बोलते हैं तो वो हमारा जो होता है वो 15% से इसमें भी कम होता है। और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसको हम सोडियम अवशोषण अनुपात बोलते हैं, अभी पिछले मैंने लिखा था उसको मैं 60 में कर रहा हूं, तो वो हमारा वो भी 13% से कम होता है। और जिसकी ईसी होती है वो ईसी हमारी मोर देन 4 डीएस पर मीटर होती है। उसके बाद में पीएच जो होता है वो भी हमारा लेस देन 8.5 होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं ईसी और एसएआर तथा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ये उसमें सेम होते हैं एसिड में और लवणीय मृदा में, ठीक है। लेकिन बस इसमें साल्ट जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक होते हैं मात्रा में, और जो हमारी अम्लीय मृदा थी उसमें हाइड्रोजन तथा एल्युमिनियम के साल्ट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारा लवणीय मृदा कहलाता है। उसके बाद में जो लवणीय मृदाएं होती हैं वो हमारी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं। अगर ये पूछा जाता है कि लवणीय मृदाएं किस जोन में या किस रीजन में या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो आपको बताना है एरिड एंड सेमी एरिड। मतलब भारत का जो शुष्क क्षेत्र तथा सेमी एरिड या सेमी शुष्क क्षेत्र है वहां पर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सलाइन सॉइल मोस्टली अकर्स इन विच रीजन। अगर रीजन की बात करता है तो उसमें देगा ह्यूमिड, दूसरा देगा एरिड। तो आपको एरिड या सेमी एरिड वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। मींस जो लवणीय मृदाएं सलाइन मृदाएं पाई जाती है, सलाइन सॉइल जो पाई जाती है वो एरिड तथा सेमी एरिड क्षेत्र में पाई जाती है। एरिड क्षेत्र क्या होता है जहां पर बारिश कम होती है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं वो एरिड जोन में रखे गए हैं। तो याद रखेंगे सलाइन सॉइल जो हमारी पाई जाती है वो एरिड तथा सेमी एरिड जोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी इसका एरिया ज्यादा होता है एरिड और सेमी एरिड में। उसके बाद देखेंगे हम क्षारीय मृदा। तीसरा हमारा ग्रुप है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के बारे में देखेंगे। क्षारीय मृदा इसको बोलते हैं एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल तो क्षारीय मृदाएं ऐसी मृदाएं जिनमें सोडियम तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है या सोडियम साल्ट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्षारीय मृदा कहते हैं। जिसका
एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15% होता है तथा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो मोर देन 13% होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी ईसी विद्युत चालकता वो जो हमारी होती है वो 4 ds पर मीटर से कम होती है और जो हमारा इसका पीएच होता है वो मोर देन 8.5 होता है। ये जो मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी सॉल्ट होती है जिसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से ज्यादा होता है तथा ईसी 4 ds पर मीटर से कम होती है। तो फैक्ट पॉइंट्स हैं एग्जाम में आपको सेम मिल जाते हैं। तो याद रखना है सलाइन सॉइल यानी कि सलाइन सॉइल से जस्ट अपोजिट होती है क्षारीय मृदा। इसमें क्या है कि ईसी हमारी 4 ds पर मीटर से डेसी साइमन पर मीटर होता है। ds का मतलब डेसी साइमन पर मीटर होता है। तो वो जो हमारी रिजिड होता है इसमें 4 से कम होता है। बाकी सारे जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे मोर देन में होती हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका ईसी 4 से कम होता है बाकी के फैक्टर्स मोर देन में होते हैं तो हमारी क्षारीय मृदा कहलाते हैं जिनमें सोडियम साल्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद एक कैटेगरी और हमारी है ग्रुप जिसको हम बोलते हैं लवणीय क्षारीय मृदाएं। उसको भी थोड़ा देखेंगे। लवणीय चौथा ग्रुप है हमारा लवणीय क्षारीय मृदाएं जिसको हम सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की क्या रेंज होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की क्या रेंज होती है, ईसी की क्या रेंज होती है और पीएच क्या होता है। तो इसमें सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से ज्यादा होता है, SAR भी 13% से ज्यादा होता है और ईसी जो होती है वो भी हमारी 4 ds पर मीटर से ज्यादा होती है। इसका पीएच भी 8.5 से ज्यादा होता है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे हमारे जो इसमें फैक्टर्स हैं वो मोर देन में है। 15 वो भी ज्यादा है, 13 मोर देन है, 4 मोर देन है और 8.5 मोर देन है। तो ये हमारा समस्याग्रस्त मृदाओं का वर्गीकरण रहा। अब हम देखेंगे जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं इनका निवारण कैसे करेंगे, यानी कि रिक्लेमेशन ऑफ समस्याग्रस्त मृदाएं या प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल का रिक्लेमेशन करने के लिए सबसे पहले एसिड सॉइल का मैनेजमेंट देखेंगे। एसिड सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए लाइम का प्रयोग किया जाता है जिसको हम चूना बोलते हैं या स्लैग लाइम बोलते हैं। तो लाइम का प्रयोग किया जाता है। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा हमारा ये है कि रॉक फास्फेट ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉक फास्फेट का प्रयोग किन मृदाओं में किया जाता है। तो रॉक फास्फेट का प्रयोग एसिड सॉइल वाली मृदाओं में किया जाता है। इसका नेचर होता है पीएच को बढ़ाना। तो एसिड सॉइल जो होंगी जिनका पीएच कम होगा तो उनमें इसका इस्तेमाल करेंगे रॉक फास्फेट का और चूने का या लाइम का, तो वो पीएच को इंक्रीजमेंट करने का काम करेंगे। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं प्रेस मड। प्रेसमेंट कई बुकों में इसको गलत ले रखा है। प्रेसमेंट का जो काम होता है वो एसिड सॉइल का रिक्लेमेशन करना होता है। ये तीनों हम याद रखेंगे। एसिड सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए पहला चूना डालेंगे जिसको हम लाइम बोलते हैं, दूसरा है हमारा रॉक फास्फेट, तीसरा हमारा है प्रेसमेंट। ये तीन हमारे सब्सिस्टेंस हैं या सोल्यूशन हैं जिनको हम एसिड सॉइल मैनेजमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हम सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट या रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल। तो सलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन करने के लिए लीचिंग, निच्छालन बोलते हैं या लीचिंग होता है। दूसरा हमारा होता है ड्रेनेज बोलिए या जल निकास। एक तो जल निकास के माध्यम से हम जो है सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कर सकते हैं, दूसरा लीचिंग करा करके। लीचिंग का मतलब होता है वाटर के साथ जब साल्ट नीचे लीच डाउन कर जाते हैं तो हमारा जो है उसे लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए लीचिंग तथा ड्रेनेज, निच्छालन और जल निकास, ये दो प्रैक्टिस हैं जिसके माध्यम से हम सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम का प्रयोग सलाइन सॉइल के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे जो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, इट इज नॉट यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल। जिप्सम का प्रयोग कभी भी सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट बेसिकली इसी को हम जिप्सम बोलते हैं। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट, ये जो सल्फेट पाया जाता है, इस सल्फेट की प्रकृति होती है साल्ट को बढ़ा देना। तो इसमें ऑलरेडी साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है सलाइन सॉइल में। एल्कलाइन सॉइल की अपेक्षा सलाइन सॉइल में साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सल्फेट जो होता है, जिसका नेचर होता है, प्रकृति इसकी होती है कि साल्ट को बढ़ा देना। तो अगर हम कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम का प्रयोग सलाइन सॉइल में करेंगे तो ये साल्ट की मात्रा को बढ़ा देगा, इसलिए ये सलाइन सॉइल के मैनेजमेंट में रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो हम याद रखेंगे जिप्सम का प्रयोग सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए नहीं करते हैं। तो ये दो प्रैक्टिस इसके लिए बेस्ट मानी जाती हैं सलाइन सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए। या लवड़ी जो मृदाएं होती हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए दो तरीके हैं, लीचिंग करा सकते हैं, दूसरा ड्रेनेज मेथड जिसको हम जल निकास, इसके माध्यम से जो है हम लवणीय मृदाओं का निवारण कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाओं का जो है सुधार कैसे करेंगे, रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल। तो एल्कली सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा आयरन पायराइड होता है, FeS2, इसको बोलते हैं आयरन पायराइड। तो ये दो प्रैक्टिस हैं। इसके अलावा या पोआयम या ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग प्रैक्टिसेस करके या पोआयम का इस्तेमाल करके हम जो है क्षारीय मृदाओं का निवारण कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं का सुधार करने के लिए किया जाता है, ना कि लवणीय मृदाओं को सुधार करने के लिए किया जाता है। केवल हम क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा आयरन पायराइड भी इसी में यूज होता है। तीसरा ग्रीन मैन्योरिंग के माध्यम से भी हम जो है क्षारीय मृदाओं का मैनेजमेंट या सुधार कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में तथा उनका निवारण। अब हम देखेंगे समस्याग्रस्त मृदाएं जो हैं इनका क्षेत्रफल हमारे भारत में कितना है, क्या है। क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि समस्याग्रस्त मृदाओं का एरिया भारत में कितना है। तो इसका क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। क्षेत्रफल कितना है भारत में, क्षेत्रफल भारत में कितना है उस पर बात करेंगे। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में जो है 2-3 संस्थानों ने रिपोर्ट किया है, जिसके बारे में हम देखेंगे। पहला हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 1978 में 175 मिलियन हेक्टेयर एरिया बताया है। 1978 सन में 175 मिलियन हेक्टेयर प्रॉब्लमेटिक सॉइल बताया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद 1985 में 173.6 मिलियन हेक्टेयर बताया है। उसके बाद एक बार और इसने डाटा रिपोर्ट किया है इन्होंने 1994 में 107 मिलियन हेक्टेयर एरिया बताया है। यानी कि जो हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल का जो एरिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 175 है 1978 में। उसके बाद 85 में जिन्होंने डाटा रिपोर्ट किया है वो 173.6 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद 94 में 3 बार डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है तो 107 मिलियन हेक्टेयर बताया है। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार क्षेत्रफल है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का भारत में। उसके बाद अब हम देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसको शॉर्ट में NBSS एंड ल्यूब बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल B से ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये पूछा जाता है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र।
मतलब महाराष्ट्र राज्य में नागपुर शहर में 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है 1976 में की गई थी। फिर पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। अब इन्होंने जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल का क्षेत्रफल बताया है वो 3 बार बताया है। 1994 में 187.7 मिलियन हेक्टेयर, 187.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया 1994 सन में रिपोर्ट किया है नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद 2004 में 147.86 मिलियन हेक्टेयर बताया है। फिर एक बार दोबारा से रिपोर्ट किया है डाटा 2004 में ही, उस समय 146 मिलियन हेक्टेयर। मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने 3 बार डाटा रिपोर्ट किया है। एक तो 1994 में बताया है 187.7 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद 2004 में डाटा बताया है 147.86 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद 2004 में उन्होंने फिर से रिपोर्ट किया है, अगेन रिपोर्टेड 2004 में, मतलब 2 बार डाटा रिपोर्ट किया है 146 मिलियन हेक्टेयर। तो ये इनके अनुसार ये हमारा मतलब समस्यागत मृदाओं का क्षेत्रफल है। उसके बाद एक संस्थान और है जिन्होंने समस्यागत मृदाओं का क्षेत्रफल के बारे में बताया है। तो 3 नंबर पे हमारा हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA शॉर्ट में बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना एक नया राज्य है, और तेलंगाना एक नया है, उसमें हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। तो ये बेसिकली हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। पूछा जाता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको टिक करना है, बताना है हैदराबाद में, तेलंगाना या हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इन्होंने जो एरिया बताया है वो 1980 में स्थापना हुई, तो एरिया बताया इन्होंने 53 मिलियन हेक्टेयर। मतलब इनके अनुसार, नेशनल रिमोट सेंसिंग के अनुसार एरिया जो है वो 53 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये हमने देखा भारत की समस्यागत मृदाओं का ग्रुप, प्रकार और उसके बारे में, और उसका निवारण कैसे करेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल भारत में क्या है, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है या नागपुर ने दिया है, उसके बाद हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, और थैंक यू वेरी मच।